सुप्रभात मेरे मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, सभी को आज की प्रातः वंदन। सुप्रभात। चलिए, आज का टॉपिक है रस। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं नरेंद्र कुमार राय, साक्ष एजुकेशन 4149 की तरफ से रस प्रकरण आज लेकर आया हूँ। तो ये सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो या कक्षा 12 का बच्चा हो। हिंदी व्याकरण में ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट है। इसमें से हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 10 वालों के लिए भी। कई बार जो क्वेश्चन इसमें लिखे मैं आपको भी एक एक शब्द का एक एक वाक्य पोस्टमार्टम करके बताता हूँ। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके, उनका भी भला हो सके। एग्जाम में 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2-3 नंबर आपको कहीं जाएगा नहीं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है रस। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? रस। रस हमारा आज का टॉपिक है। देखो, रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। मतलब किसी चीज़ को देखा, सुना और आनंद की अनुभूति हो जाए, उसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। रस शब्द श्री धातु से बना है। कई बार क्वेश्चन पूछा विकल्प में, जैसे कि कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए दे देगा ऑप्शन 4 देगा कि रस में धातु कौन सा है, तो देगा सा दे देगा, श्री दे देगा या कुछ और दे देगा। किसी में ये नहीं लगा होगा, ये अंडर रूल जो होता है, मैथ में अंडर रूल बोलते हैं इसको, हम धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ये भैया आपकी ये धातु बोलते हैं, ठीक है? धातु से बना होता है। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा। अगर आप पेन कापी वीडियो देखें तो पेन कापी लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन जरूर करते जाइए, ताकि आपको ना दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी आप मेरे वीडियो में हैं तो आपको रस प्रकरण दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। परिभाषा हम आपको बताते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हमने कोई काव्य पढ़ा या सुना और जो पढ़ने या सुनने के बाद जो हमको आनंद आया, मजा आया, वही आपका रस होता है। रस के अंग की बात करें तो इसमें कुल 4 अंग होते हैं। पहला होता है आपका स्थायी भाव, मेन भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है आपका संचारी भाव। देखो, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हिंदी में कुल स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आप कुल स्थायी भाव संख्या 9 बताइएगा। आपको 9 ही लगा के आना है। अगर ऑप्शन वाला पूछता है बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव वाले में, अगर वैसे लिखने को आता है 1 नंबर पूछता है तो आपको 9 लगाने हैं। और जो ये स्थायी भाव है, ये रसों में मुख्य भाव है। सबसे मुख्य चीज अगर है तो पूरा रस हमारा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्थायी भाव ही मुख्य भाव होता है। और विभाव क्या होता है? स्थायी भावों को, इनको जगाने वाले कारक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे हैं और खेत की तरफ निकल गए। खेत में क्या हुआ, जा रहे थे तो हमको काला सा सांप निकला जो काटता है। काटने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। मतलब हमने सांप को देखा। सांप को देखने के बाद जो हमारे मन में परिवर्तन होगा उसे अनुभव कहते हैं। मान लो सांप है, जो देखा भाव क्या है? हमने सांप देखा। सांप के बाद, देखने के बाद हमने जो अनुभव किया, ठीक है, हमारे शरीर में कपकपी आ जाएगी, रोए खड़े हो जाएंगे, सहम जाएंगे। और इसके बाद हमारे पूरे शरीर में एक करंट सदा उड़ेगा, पूरे ऊपर से लेकर मस्तिष्क से लेकर पैर तक, और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। हो सकता है हम गिर जाएं, मूर्छा खा जाएं, कुछ भी हो जाए। तो उसे कहते हैं मन में आने वाले भाव। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रसों में, इस रस में टोटल स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको भैया बताना है 9 बताना है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। तो कई बार पूछा गया आपको 33 लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 33 लगाने भैया। संचारी भावों की कुल संख्या आपकी 33 होती है। चलिए रस के भेद की बात करते हैं। रस की भेद की बात करते हैं तो कई ऋषियों मुनियों ने, कई आचार्यों ने कई प्रकार से अपने अपने बताए हैं। तो भरत मुनि के अनुसार उन्होंने 8 बताए थे। उन्होंने कहा था कि टोटल रस 8 होते हैं।
क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस का भेद नहीं माना। उन्होंने कहा कि शांत रस कोई रस नहीं होता, शांत रस को रस का भेद नहीं माना, तो उनके हिसाब से 8 हो गए। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 9 होते हैं। काव्य शास्त्र में क्या हुआ कि शांत रस को रस का भेद माना गया है, अर्थात उन्होंने देखो भरत मुनि ने कहा कि रस शांत रस में शांत रस नहीं होता, लेकिन काव्य शास्त्र में शांत रस को रस माना गया है, तो हो गए 9। लेकिन आधुनिक काल में अगर देखेंगे तो टोटल रसों संख्या 11 हो जाती है। अभी तक आप लोगों ने 9 तक पढ़े होंगे, हम आपको आज 10वां और 11वां बताएंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइए। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो एक बार देख लीजिए, फिर समझा देता हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस शब्द जो बना है आपका, ये जो आपका शब्द है ये श्री धातु से मिलकर बना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये है। परिभाषा देखेंगे तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, ये मुख्य प्रधान भाव होता है। विभाव स्थायी भाव को जगाने का कारक होता है, जो जगह जिससे स्थायी रस निकलेगा वो कारक होता है। अनुभव हमने क्या किया वो होता है, अनुभव करने के बाद जो परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, और उसके बाद जो हम रिएक्ट करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या टोटल 33 होती है। भेद की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। उन्होंने शांत रस को रस का भेद नहीं माना, कहा कि नहीं शांत रस कोई रस ही नहीं है, रस को भेद नहीं माना। काव्य शास्त्र के अनुसार 9 है। उन्होंने जिसको भरत मुनि ने नहीं माना था उसको इन्होंने इसमें माना, और शांत रस को रस का भेद एक माना, तो 9 हो गए। आधुनिक काल में इस समय अगर देखें तो कई किताबें आपको 11 बताती हैं। ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं देख रहे हैं तो आपको 9 लगा के आने हैं। ठीक है, अगर हाँ ये पूछता है, कहीं पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो आपको 8 लगाने हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार पूछे, हिंदी में या पूछे तो आपको 9 मानना है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांत रस को मिलाकर कुछ कुल रसों की संख्या कितनी है, तब आपको 9 बताना है। ठीक है, अब टोटल पूछे तो आपको 11। वैसे ये पूछता नहीं है, ये पूछता नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ आपके भविष्य के लिए, आने वाली एग्जाम के लिए, अगर वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है, और ये आपके सबके लिए काम की, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, 8 का हो, 7 का हो, सबके लिए है। हाँ, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में रस से पूछे जाते हैं सवाल, तो सब इसमें से आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और दूसरी बात आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा नेट देता हूँ ताकि आगे चीज़ें बता सकें। कहीं मत जाइएगा, बस 1 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। अब चलो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, हम बात करते हैं रस। टोटल रस कितने होते हैं, रसों की संख्या ना। तो हम सबसे पहले डालेंगे रस, इधर डालेंगे स्थायी भाव, स्थायी भाव, सबसे पहले आपका है, यहाँ एक और लाइन खींचते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं आप संख्या। ठीक है, तो 1 नंबर देखेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सबसे पहले आपका रखा है श्रृंगार।
पहला रस आपका है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है आपका रति। क्या होता है? रति। दूसरा आपका रस है हास्य, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। ठीक है, हास हास। ठीक है। तीसरा होता है करुण, इसका होता है शोक। साफ दिख रहा है ना? शोक। चौथा आपका रौद्र, इसका होता है क्रोध। फिर होता है वीर, वीर का आपका होता है उत्साह। फिर आपका होता है भयानक, इसका इसे होता है भय। फिर आपका होता है विभत्स, विभत्स, विभत्स क्या होता है? विभत्स, इसका होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा। जुगुप्सा बोलते हैं, इसी को हम घृणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घृणा भी कह सकते हैं। फिर आपका होता है अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। क्या भैया? अद्भुत। अद्भुत का होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। विस्मय को हम आश्चर्य भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आश्चर्य कहीं लिखे जा सकते, लेकिन आप विस्मय लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका है शांत, जिसको भरत मुनि ने नहीं माना था। शांत का होता है निर्वेद, निर्वेद। फिर आपका वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल का आपका होता है वात्सल्य, वात्सल्य का आपका होता है वात्सल्य। और अंतिम है आप भक्ति, इसको आपने शायद ही पढ़ा हो, भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है अनुराग। रति, ईस, मतलब ईस माने ईश्वर, ईश्वर से प्रेम करना। यहाँ रति है तो ये नायक नायिका के लिए होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा साफ। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, अपना खुद का है। साक्ष्य एजुकेशन 4149 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम इसमें आपके सारे बोर्ड की आने वाले क्वेश्चनों का यहाँ समावेश करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार बोल देता हूँ। रस, पहला श्रृंगार रस है, स्थायी भाव का रति है, हास्य है, हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है, वात्सल्य का वात्सल्य होता है, भक्ति का अनुराग रति या ईश होता है। 1 मिनट का टाइम आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप नहीं लिख पाते तो वीडियो को थोड़ा मतलब पुश कर सकते हैं, होल्ड करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख गए होगा। अब मैं जब लिखूं तो आप थोड़ा लिखते जाए करिए, ताकि फिर बाद में टाइम लगे, मैं आपको समझाने का काम जो मैं समझा दूंगा। ठीक है, वैसे भी तक यहाँ तक ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी। अब मेन चीज़ें समझने वाली, समझाने वाली बातें। चलिए आगे चलते हैं। तब तक हम इसको इरेज करें, तब तक आप लोग वीडियो को खूब शेयर करें अपने मित्रों के पास, ग्रुप में वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने मित्रों को बताएं कि एक नया प्लेटफॉर्म चला है,
जो कि बहुत ही अच्छा कांटेक्ट देता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने बात की थी श्रृंगार रस की, तो पहला हम रस करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा देखेंगे। श्रृंगार शब्द ही सुनकर के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सुंदरता की बात की जाए, ठीक है, अच्छी, जहाँ मतलब देखने में अच्छा अच्छा महसूस हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। देखिए नायक नायिका, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैं आपको बता दूं, मेरे स्टूडियो में हमारे ये सब सेटअप चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर के अन्य चीज़ें, ठीक है, शेयर करना, अपलोड करना, सारा काम जो है ना हमारा स्टूडियो में अमन राय करता है, जो कि रिश्ते में मेरा भांजा भी है, पढ़ने में होशियार है, और उसको इन सब चीज़ों में बड़ा आनंद आता है। पढ़ाई को लेकर ना उसको बड़ा आनंद आता है, हमेशा कहता मामा ये क्लास चलाओ, ये टॉपिक चलाओ, तो पढ़ने में बढ़िया है, उसका सहयोग बहुत अच्छा है, उसके हम आभारी हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। नायक नायक नायिका के मिलन, दर्शन, आलिंगन, क्या हुआ, आलिंगन आदि से जब रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति या उत्पन्न लिख लो, दिमाग स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका, नायक मतलब होता है किसी भी काव्य का मुख्य हीरो, मुख्य पात्र। नायिका महिला होती है, नायक के साथ जो काम करती है उसे कहते हैं नायिका। जैसे आप मूवी देखते हैं, उसमें आपके हीरो हीरोइन होते हैं, पूरी फिल्म जो है उन्हीं की इर्द गिर्द घूमती रहती है, पूरी फिल्म किसके आगे पीछे चलती है, एक एक चैप्टर होता है, एक दृश्य होता है हीरो की तरफ से, एक दृश्य होता है हीरोइन की तरफ से, है ना, पूरी कहानी उसी पे बेस होती है, उसी पे आधारित होती है। जैसे आप लोग शादियाँ में जाते हैं, तो शादियों में क्या होता है, दूल्हा और दुल्हन होते हैं, उधर से रिश्तेदार, इधर से रिश्तेदार, दूल्हे के रिश्तेदार बाराती, दुल्हन के रिश्तेदार घर वाले, है ना, पूरा जो सेटअप होता है, जो मतलब चीज़ें होती हैं, उन्हीं को दोनों को लेकर होता है, वही मुख्य नायक नायिका होते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका मिले, एक दूसरे को देखें, दर्शन करें, दर्शन मन देखना, आलिंगन माने गले मिले, ठीक है, मिलन हुआ, दर्शन हुआ या आलिंगन हुआ, इन सबके बाद जो उनके शरीर में, मन में, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे रति कहते हैं। और जब रति उत्पन्न होगा, जहाँ पर उत्पन्न होगा उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। जिस काव्य में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अच्छे की ओर, श्रृंगार रस के इसमें भेद भी हैं, तो श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के भेद देखें तो श्रृंगार रस के दो भेद भी होते हैं पुनः भैया, मेरे बच्चों, श्रृंगार रस के पुनः दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है संयोग श्रृंगार, पहला आपका होता है संयोग श्रृंगार,
दूसरा होता है वियोग, वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब देखो संयोग का क्या मतलब होता है, जहां पर क्या हो, नायक और नायिका, ठीक है, के का हो, नायक का मिलन, दर्शन, और क्या हो, आलिंगन हो, आलिंगन, आलिंगन हो, वहां पर आपका होगा संयोग श्रृंगार। अब यहाँ क्या होता है, नायक नायिका, नायक और आपका नायिका जो है एक दूसरे से क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग होकर दुखी हो, तो वहां पर आपका वियोग संयोग होगा। मतलब जहां पर नायक नायिका एक हो जाए, मिल जाए, उसे कहेंगे संयोग। और जहां पर दोनों बिछड़ जाएं वहां पर होगा वियोग। अब जब अलग होंगे तो दुख होगा, है ना। जैसे आप लोगों ने कक्षा 9th में आपका है जयशंकर प्रसाद का साकेत से वो, है ना, श्रद्धा और मनु, है ना, श्रद्धा और मणि होने उसमें, अरे बता दो दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, है ना, आपने पढ़ा होगा 9th में। इसमें क्या है, जैसे राधा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, है ना, ये मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं संयोग श्रृंगार की तरफ। आप लोग हमेशा जब कॉपी बनाए बोर्ड एग्जाम लिखना, तो आपको कॉपी बिल्कुल बीचों बीच ही हेडिंग डालनी है, सुंदर लगे। आप जितना अच्छा सुंदर लिख सकते हैं उतने अच्छे सुंदर आपको नंबर मिलेंगे। चल देखते हैं जो संयोग श्रृंगार में क्या है। जहां पर जहां पर नायक नायिका के मिलन मिलन का भाव होता है, जहां पर नायक नायिका के मिलन का भाव होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक नायिका मिले, एक दूसरे से देखे, आलिंगन हुआ, गले मिले, सब वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। चलिए इसकी उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता उदाहरण, बहुत अच्छा, है ना। का जहां पर नायक नायिका के मिलन का क्या हो, भाव हो, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं। परिभाषा कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो देखेंगे इसकी। बतरस, बत रस, लालच, लाल की मुरली घड़ी लुकाए, सौंह खरे करे, सौंह करे घौहनी हंसे, हंसे,
दे न कहे नटी। ठीक है, अब देखो क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनी हंसाए, दे न कहे नट जाए। अर्थात अब देखो इस पे नायक नायिका कौन है, राधा और कृष्ण। कौन कौन है इसमें, राधा और कृष्ण, राधा और ये इनके दोनों पर बात की गई है कि क्या हुआ कि एक बार जो है ना राधा जी कृष्ण भगवान से बातों की लालच में आकर के, बातों की लालच में आकर के, लाल माने कृष्ण भगवान की, मुरली धरी लुकाए, मुरली को कर लेते हैं छिपा लेते हैं, मुरली धरी लुकाए। बातों की लालच में आकर के राधा जी ने कृष्ण की मुरली को लुकाए माने छिपा लिया, लुकाए माने छिपा लिया। बातों की लालच में आकर के राधा जी ने कृष्ण भगवान की मुरली को लुका लिया, छिपा लिया। और जब वो कहते हैं तो सौंह माने कसम खाती हैं, सौंह माने कसम, मैं लिख देता हूं, सौंह माने होता है कसम, कसम, कसम खाती हैं, है ना, सौंह करे कसम खाती हैं, भौहनी हंसे। लेकिन उनके जो चेहरे की भाव भंगिमा है वो प्रसन्न है, हंस रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन्हीं के पास क्या है, मुरली है। किसकी, मुरलीधर की, कौन, कृष्ण भगवान की। और जब मांगते हैं तो दे ना कहा नटी जाए, नटी माने मना कर देती हैं देने से, कहते नहीं मेरे पास नहीं है, हंस रही हैं पर देने से मना कर रही हैं। तो मतलब यहाँ समझ में आ रहा कि यहाँ पर नायक और नायिका क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मिलन हो रहा है, बिछड़ नहीं रहे हैं, एक हैं। इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगारस होगा। आप लोग इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो राजा टाइप करेगा। चलिए इसका एक और लिखते उदाहरण बढ़िया से, आप बहुत अच्छा सा है कि कहत, अगला है उदाहरण, कहत नटत रीझत खिजत। ठीक है, कहट नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। खिलत लजियात। ठीक है, नटत खिजत, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं। ठीक है, नैनन भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो। अब यहाँ पर देख कि अब एक नायक और नायिका हैं, प्रेमी युगल हैं, प्रेमी जोड़ा है, जो कहीं गया था किसी शादीवादी में, शादीवादी का फंक्शन था, प्रोग्राम था, तो वहाँ गए थे। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देख लिया। तो कहा, वो कहता, नायक कहता नायिका से, कहता कि मिलने के लिए बोलता है। तो नटत माने मना कर देती है, नटत माने होता है मना कर देती, नटत माने मना कर देती है। ये है आपका नटत, ये नटत। तो वो कहता है, वो मना कर देती है, और जो मना करती है तो रिझ जाता, प्रसन्न हो जाता। रिझ माने प्रसन्न हो जाता है, कौन, नायक। नायिका के मना करने से नायक रिझ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और खिलत माने, जब देख करके वो भाई ये देखा, नायिका ने कहा कि नहीं मिलते, मना कर देती है, तो वो प्रसन्न हो जाता है, उसके मना करने के तरीके से प्रसन्न हो जाता है। उसके प्रसन्न होते हुए देख कर, प्रसन्न होता हुआ देख करके जो नायिका है वो खिसिया जाती है, खिसियत माने खींच जाती है। मिलत
खिलत। जब दोनों दोनों मिलते हैं, अब इसको यहाँ छोड़ दो, खींचा जाती है। अब क्या भरे भवन में, लोगों से भरे हुए घर में जब दोनों क्या करते हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं, ठीक है, दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखों ही आंखों में 100-100 बातें कर लेते हैं, 100-100 इशारे हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, तो क्या जो नायिका है वो लज्जा जाती, लज्जा खा जाती है। फिर समझिए इसको कि एक नायक है, नायिका है, दोनों किसी जगह मिलते हैं जहाँ लोगों से भरा हुआ घर होता है, कोई जगह है, प्रोग्राम हो रहा है, शादियाँ हैं, तो वहाँ वो नायक कहता है नायिका से कि चलो मिलते हैं, तो मना कर देती है। जो मना कर देती है तो मना करने के तरीके से प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न हो जाता है तो नायिका गुस्सा हो जाती है, हीरोइन गुस्सा हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, फिर चलते हैं तो कहीं उनकी मुलाकात होती है, तो उनकी आंखें दोनों को मिलती हैं, तो आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं, और जब आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं तो वो लज्जा जाती है, लज्जा खा जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें सारे रस का जो है भेद बता देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आधे घंटे का टाइम था और वो आधा घंटा हो रहा है। तो आपको मेरे हिसाब से वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें, उनसे बताएं। ये अपना साक्ष्य एजुकेशन अपना खुद का चैनल है 4149, आप इसको लाइक करें। और मैं आपको परीक्षा की सारी चीज़ें जो है मैं समय समय से उपलब्ध कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।